गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। आप ठीक कहती हैं मां जी, राजकमल ने कहा। चंपाकली, तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हम कौन हैं। हाँ मां जी। क्या तुम ये माहौल कबूल कर लोगी? मैंने कबूल कर लिया है। बहुत समझदार हो बेटी। हम भी औरत हैं, हमारा दिल भी चाहता था कि हम किसी के होकर रहें, किसी का घर बसाएं, बच्चे पालें, पति की सेवा करें, लेकिन हम उन बागी औरतों में से हैं जो औरत की घुटन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अपनी आंखों से देखना मर्द कैसा पापी होता है। तुम्हारे पास ज़्यादातर ऐसे लोग आएंगे जिनके घरों में झांको तो तुम्हें उनके घरों में चांद से मुखड़ों वाली सावित्रियां नजर आएंगी, जिनके कान पति के कदमों की आहट पर लगे होते हैं और वो उनकी सेवा के लिए रात रात भर जागती रहती हैं, लेकिन उनके पति शराब के नशे में चूर हमारे दरवाज़ों पर नाक रगड़ रहे होते हैं। क्या फ़ायदा ऐसी गुलामी से? क्यों किसी के चरणों में मन मारें? ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा जिसमें किसी के लिए सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना हो? बोलो, जवाब दो। आप ठीक कहती हैं मां जी, ऐसे लोग इंतकाम के काबिल होते हैं चंपाकली। उनसे इनकी सावित्रियों का बदला लो, उन्हें रिझाओ और उनकी जेबें खाली करा लो। जेब खाली होते ही वो अपना घर ही आबाद करते हैं। बिल्कुल ठीक मां जी, राजकमल हंस पड़ी। मैं सच कह रही हूँ बेटी, इसमें ज़रा भी झूठ नहीं, मैं मानती हूँ। तो क्या तुम इस बात पर तैयार हो? हाँ माँ जी। भगवान की सौगंध, मैं तुम्हारी अक्लमंदी से बहुत खुश हुई। काशीबाई की आंखें मुसर्रत से चमक रही थी। मैं तुम्हें अमृता बना दूंगी चंपाकली, मैं तुम्हें अमर बना दूंगी काशीबाई, राजकमल दिल ही दिल में बोली। अच्छा एक बात और बताओ। जी माँ जी। कुछ नाच गाना आता है? थोड़ा बहुत। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन उस्तादों का बंदोबस्त करूंगी। वो तुम्हारे फ़न का महत्व तुम्हारे फ़न में माहिर बना देंगे और फिर किसी मुनासिब वक़्त पर मैं तुम्हारी मनमोहनत करूंगी। जो आ गया माँ जी। बस एक बात और बता दो चंपाकली कि उसके बाद हमारी तुम्हारी बात ख़त्म। पूछिए माँ जी। तुम्हारे जीवन में कोई मर्द आया है? और राजकमल का दिल चाहा कि ज़ोर से कह लगाए। कौन से मर्द के बारे में पूछना चाहती हो? बेवकूफ़ औरत, मर्दों के मामले में मैं तुझसे ज़्यादा चालाक हूँ। लेकिन उसने ज़ब्त किया और खामोशी से गर्दन झुका ली। बताओ चंपा, आपने कहा था कि मेरा माजी नहीं खरीदेंगी माँ जी। हाँ कहा था, मगर क्या तुम बताना नहीं चाहती? नहीं, राजकमल ने जवाब दिया। मैं तुमसे ना पूछूंगी, लेकिन मेरी जान एक काम तुम्हें करना होगा। वो क्या? तुम खुद को कंवारी समझो और दूसरों को भी यही बताओ। जो आ गया माँ जी, राजकमल ने कहा और वह दिल ही दिल में खूब हंस रही थी। मैं तो सदा की कंवारी हूँ माँ जी। कंवारपन तो जब टूटता है जब औरत की आत्मा शांत हो जाए। जब आत्मा ही प्यासी हो तो कंवारापन का रोग कैसे टूटे? लेकिन काशीबाई पूरी तरह मुतमिन हो गई थी। उसने उठकर राजकमल की बुलाएं ली। तूने मेरा दिल खुश कर दिया चंपाकली। भगवान सारे संसार की खुशियाँ तेरे चरणों में डाल दे। भगवान नाथूराम का भी भला करे जिसने तुझ जैसी लड़की मुझे दी। और फिर वो उठ गई। अब आराम कर और हाँ, शाम को माधोपुर की सैर को चलेंगे। ले ये रख ले, बाजार से तेरा जो दिल चाहे खरीदना, पैसों की कभी तकलीफ ना उठाना। काशीबाई ने बहुत सी रकम राजकमल को दी और राजकमल ने खामोशी से उसे रख लिया और वो गहरी सांस लेकर रह गई थी। मैं अगर चाहूँ तो तेरा घर अशरफिया से भर दूँ नायका, और मुझे क्या दे रही है? मैं तो सिर्फ अपने तजर्बात में इजाफा चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ खुद को खुश रखना चाहती हूँ। उसने सोचा कि काशीबाई चली गई और वो दिल ही दिल में बहुत सी बातें सोचने लगी। और फिर राजकमल के ऐश हो गए। काशीबाई ने उसके लिए हसीन तरीन लिबास बनवाए। वो शहजादियों की तरह रहने लगी। काशीबाई उस पर बेपनाह दौलत खर्च करती थी। उसने मुस्तकबल के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना लिए। अभी तक उसने राजकमल को किसी मुजरे में शरीक नहीं किया था। वो तो उसे बंद कली की मानत देख रही थी। सिर्फ उस्ताद थे जो उस पर दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो राजकमल के सामने शर्मिंदा हो जाते।
राजकमल तो खुद एक माहिर रकासा थी। ऐसे ऐसे हाथ दिखाती कि उस्ताद दंग रह जाते और फिर वो काशीबाई के हुक्म से राजकमल को तरबियत कर रहे थे और राजकमल दिल ही दिल में उकताने लगी थी और वो अभी तक सुरों से दूर थी और ये बात उसे पसंद नहीं थी। वो तो कमाई खेली औरत थी और उसे ये बात पसंद नहीं थी कि वो इंतज़ार करती रहे। लेकिन बहरहाल थोड़े से इंतज़ार में कोई हर्ज भी नहीं था। बहरहाल वो कोशिशों में मसरूफ़ थी और उसके लिए उसने उस्तादों से बात की। उस्ताद गोरू हसन दास सारे सितारों के उस्ताद थे। एक शाम वो मौजूद थे और राजकमल रक्स के लिए लिबास पहनकर तैयार हो गई। शुरू करो बेटी, गोवर्धन जी बोले। क्या शुरू करूं गुरुजी? राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा कथकली का एक सीन बाकी है। राजकमल ने उनकी आंखों में झांका। हाँ, मेरा मतलब है। क्या मतलब है आपका महाराज? तुम कहना क्या चाहती हो बेटी? ये कथा पूरी नहीं है। आप मुझे क्या सिखा रहे हैं? सब लोग बाहर जाओ, मैं चंपा बेटी से कुछ बातें करूंगा, गोवर्धन दास ने कहा और दूसरे तमाम लोग बाहर निकल गए। राजकमल मुस्कुरा रही थी। बोलो बेटी, अब बोलो। क्या बोलूं महाराज? आप ही कुछ बोलें। हमदर्दी से सुनोगी, गोवर्धन दास ने अजीब से लहजे में कहा और वो गौर से देखने लगी। बोलो, हमदर्दी से सुनोगी। हाँ महाराज। मेरे 6 बच्चे हैं, एक बेवा बहन है और एक पत्नी है और 2 छोटे भाई और उन सब का अकेला सहारा हूँ। जो कुछ मिल रहा है वो ना मिला तो जीता ना रहूँगा। ओहो, और उसने पहले ही रोज़ से जो तुमने दिखाया है उसे देखकर तो मैं यही समझा था कि बाई शायद मेरा इम्तहान ले रही है। फिर बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसे यह मालूम ही नहीं कि मेरी रोज़ी लगी रहने दे बेटी, और वो ये बात है। राजकमल ने गर्दन हिलाई। मैं तेरे चरण पकड़ता हूँ गोवर्धन दास उसके पैरों में बैठ गया। उठो महाराज, राजकमल ने रानी की शान से कहा। मेरे ऊपर रहम करो बेटी। तुम्हें यहाँ से क्या मिलता है महाराज? 20 अशरफियाँ हर महीने। दूसरी जगहों से क्या लेते हो? उतनी ही आमदनी हो जाती है कि खर्च चल जाता है। हाँ बेटी, बड़ा कटम है, मुश्किल ही होती है। राजकमल वापस मुड़ी और फिर उसने ना जाने कहाँ से एक थैली निकाली और उसे गोवर्धन दास की गोद में डाल दिया। इसमें 500 अशरफियाँ हैं, इन्हें रख लो और अपना काम निकालो। जब भी ज़रूरत हो आ जाना और जितनी दिल चाहे ले जाना। गोवर्धन दास की आंखें फटी की फटी रह गईं और एक बार फिर वो राजकमल के चरणों में गिर पड़े। तू महान है देवी, भगवान की सौगंध, तू देवी ही है। देवी ही है, ही से तुम्हारा क्या मुराद है? राजकमल मुस्कुराई। तेरे नाच में देवियों की सुंदरता टपकती है। मैं ही नहीं बल्कि दूसरे भी हैरान रह गए थे। मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं सिखाया, सिखाता ही क्या? राजकमल नहुसत से मुस्कुरा रही थी। भगवान तुझे सुखी रखे देवी। गोवर्धन दास थैली टटोलते हुए बोले। अब क्या इरादा है महाराज? जो आ गया देवी। काशीबाई को बता दो कि मेरी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। जो आ गया देवी। गोवर्धन दास पानी पानी हो गए थे और राजकमल ने उसे आखिरी हदायत दी और गोवर्धन दास जी की गर्दन डुगडुगी की तरह हिलती रही। वहां से वह सीधे काशीबाई के पास पहुंचे। अशरफियों की थैली उन्होंने एहतियात से छुपा ली थी। काशीबाई ने मुस्कुराकर उनका खैर मकदम किया। कहो गोवर्धन जी। बस क्या कहूँ देवी। ऐसी क्या बात है गोवर्धन जी? तुम्हें एक इत्तला देने आया हूँ। हाँ कहो। क्या तुमने मेरे इम्तहान लेने के लिए मुझे बुलाया था? क्या मतलब? चंपा कली का उस्ताद कौन है देवी जी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने उसे सब कुछ तो सिखा रखा है देवी। अब मैं उसे क्या सिखाऊंगा? क्या मतलब? वो फ़ने रक़्स मौसीकी में माहिर है। कौन सा नाच है जो उसे नहीं आता? कौन सा राग है वो जो नहीं जानती? मैं तो कहता हूँ काशी देवी कि उसके तन मन में भगवान उतरे हुए हैं। मुझे अब उसके सामने और शर्मिंदा मत करो देवी जी। क्या कह रहे हो गोवर्धन धन जी? काशीबाई मसरत और खुशी के मिले जुले तासरा से बोली। भगवान की सौगंध, जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मुंह भर दूंगी तुम्हारा। काशीबाई मुसर्रत से बोली। तुम अपनी आंखों से देख लो। आज ही काशीबाई खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो तो सोच रही थी कि अभी काफ़ी सब्र करना पड़ेगा, अभी काफ़ी रकम खर्च करना पड़ेगी, लेकिन ये दौलत की कान इतनी जल्दी मुंह खोल देगी उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसका एक एक अंग मुसर्रत से कांप रहा था। तो फिर कब देवी जी? गोवर्धन दास को इनाम की जल्दी थी। जब तुम कहो। आज ही शाम 4 बजे। ठीक है, गोवर्धन दास ने कहा। 500 अशरफियों की थैली उससे संभाली ना संभाली जा रही थी। बहरहाल काशीबाई से शाम 4 बजे आने का वादा करके वो घर की तरफ चल पड़े। बरसों से रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, बच्चों को निहाल कर दूंगा, वो सोच रहे थे और उस लक्ष्मी के लिए उनके दिल से दुआएं निकल रही थीं।
दूसरी तरफ काशीबाई का हैरत के मारे बुरा हाल था। वो तो सोच रही थी कि यह कैसे मुमकिन है। गोंदनी का मादी उसे मालूम नहीं था। अब तो वह पूछ भी नहीं सकती थी, बात कर चुकी थी। बहरहाल वो कोई भी है, उसके लिए तो वो सोने की कान है। वो उस वक़्त को दुआएं दे रही थी जब नाथू राम उसके पास गोंदनी को लेकर आया था। ऐसे मुनाफा बख्श सौदे भी कभी कभी होते हैं। शाम को वो गोंदनी के पास पहुंच गई। राज कंवल मुसहरी पर लेटी हुई थी। उसे काशीबाई के आने की खबर भी नहीं हुई और काशीबाई उसके हसीन सरापे का जायजा लेने लगी। उसे राजकमल की जवानी पर रश्क आने लगा और फिर उसने बड़े प्यार भरे लहजे में उसे आवाज़ दी, चंपा कली। राजकमल जल्दी से उठकर बैठ गई। अरे अरे लेटी रहो, मुझसे इतना चौंकने की जरूरत नहीं है बेटी। कोई बात नहीं मां जी, राजकमल मुस्कुराई। काशीबाई उसके सामने बैठ गई और उसकी आंखों से प्यार की सोते फूट रहे थे। तब ये तो ठीक है ना बेटी? हाँ हाँ मां जी ठीक हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ चंपा कली। पूछें जी। ये गोवर्धन दास जी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे मां जी? राजकमल ने पलकें झपकाई। कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत मुकम्मल है। कह रहे थे कि तुम्हें नाच और सारे राग आते हैं। हाँ मां जी ये ठीक है। ओहो ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी, मगर तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या बताती मां जी, मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैंने सोचा कि यहाँ कुछ और करना होगा। गोवर्धन दास जी जिसके बारे में ये बात कहें कि वो उसे क्या सिखाएं, ये बहुत बड़ी बात है बेटी। वो रक्सो सरूर के उस्ताद हैं और उनकी सिखाई हुई कान काट रही हैं आजकल। मैं क्या कहूँ मां जी? राजकमल ने गर्दन हिला दी। मगर एक बात तो तू बता। जी मां जी, तूने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? मैं एक मंदिर में भी रही हूँ मां जी, और वहाँ मैंने राग रानियाँ और नाट सीखा। राजकमल ने कहा और काशीबाई किसी कदर बौखला गई। वो हिंदू धर्म से थी, वो उन लोगों का धर्म से कोई नाता नहीं। भगवान की मूर्ति के सामने रक्स करने वाली टके टके के तमाश रक्सकरों के सामने रक्स करेगी, ये ख्याल खौफजदा ज़रूर करता था, लेकिन सुनहरा मुस्तकबल उससे ज़्यादा खूबसूरत था। काशीबाई जल्दी ही इस काशिमकाश से निकल गई। तो फिर चंपा कली तो काम शुरू करने को तैयार है, माँ जी जो आज्ञा दें। जवानी बार बार नहीं आती चंपा कली, रूप बार बार नहीं निकलता। बहस करना बेकार है, हाल से मुस्तकबल बना। इतनी जब दौलत जमा कर ले के मैं बुरी औरत नहीं हूँ, तुझे तेरा पूरा हक दूंगी और तेरा पूरा ख्याल रखूंगी। अगर तू तैयार हो तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद सजिंदे आ गए। साज दुरुस्त हो गए थे। कमल के पैरों में घुंघरू बांध दिए गए। फिर तबले पर थाप पड़ी और तब अचानक घुंघरुओं की छनछनाहट गूंजने लगी और फिर वे एक सुर में घुंघरू हिल रहे थे। राजकमल का बदन पत्थर की तरह साकत हो गया था और उस बदन को साकत करके सिर्फ टखनों को हल्की सी जुम्बश देना और उससे एक आवाज़ पैदा कर लेना फने रक्स का कमाल था। काशीबाई मुंह फाड़े उसके पैरों की लर्जश देख रही थी। जूं जूं संदे आवाज़ तेज होते जा रहे थे, घुंघरों की आवाज़ भी बतदरीज बढ़ती जा रही थी और ये कमाल उस्ताद गोवर्धन दास जी के पास भी नहीं था। खुद उनके रहने राजकमल ने पहली बार उनके सामने ये कमाल पेश किया था और वो भी आंखें फाड़े घुंघरों के इस खेल को देख रहे थे। और फिर साज और घुंघरुओं की आवाज़ अरूज पर पहुंच गई और फिर तबले के एक जोरदार थाप के साथ साकत हो गया, सन्नाटा फैल गया। तब गोवर्धन दास उठे और उन्होंने राजकमल के पैरों में सर रख दिया। क्षमा कर दे देवी, क्षमा कर दे, मैंने तुझे नहीं पहचाना था। अरे अरे गुरुजी, राजकमल ने पांव सकेड़ लिए। भगवान की सौगंध देवी काशी, तेरे घर अप्सरा उतर आई है। संसार में किसी ने ऐसा नाच ना दिखाया होगा। तू देख लेना, एक दिन तुझे पता चलेगा कि अंदर सभा से थरूठी हुई अप्सरा को कोई वापस ले गया। भगवान ना करे, काशीबाई तड़प कर बोली। हाँ भगवान ना करे, लेकिन तू अप्सराओं को रोक सकेगी? चुप हो जा महाराज, क्या तू उसे कमाल नहीं मानती? मानती तो हूँ, पर ऐसी बातें करो कि वो मेरी बेटी है, काशीबाई ने राजकमल पर निसार होते हुए कहा। फिर उसने जल्दी से कुछ चीज़ें मंगवाकर राजकमल की नज़र उतारी और फिर दोबारा रक्स शुरू हो गया। राजकमल ने वह हैरत अंगेज रक्स किया कि ये साजिंदे भी चकरा कर रह गए। जितने लोग वहाँ मौजूद थे सब इंगिश्ते बंदा थे। गोवर्धन दास मुंह फाड़े खड़े थे। काशीबाई की आंखें फटी हुई थी और सजिंदे साज जरूर बजा रहे थे, लेकिन उससे शोला पर उनकी आंखें नहीं टिक रही थीं। बिल आकर राजकमल ने रक्स खत्म किया और सीधी हो गई थी। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, काशीबाई पेशानी मसलती हुई बोली।
वो कहो काशीबाई जो सच है, गोवर्धन दास ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ठीक ही कहते हो गोवर्धन जी, इसने मंदिर के उखाड़े से ही सीखा है। हाँ, गोवर्धन जी गर्दन हिलाते हुए बोले। साजंदे अलग राजकमल के रक्स की तारीफ कर रहे थे, लेकिन राजकमल बिल्कुल खामोश थी। बहरहाल उसे आराम करने का मशवरा दिया गया और सब बाहर निकल आए। काशीबाई गोवर्धन जी को अपने साथ ही ले गई और वो किसी हद तक परेशान नजर आ रही थी। क्या बात है देवी, गोवर्धन दास ने दूसरे कमरे में पहुंचकर कहा। तुम अचानक कुछ परेशान नजर आने लगी हो। हाँ महाराज, काशीबाई एक गहरी सांस लेकर बोली। मगर बात क्या है? अब तो मैं तुम्हारी बात पर गौर करने लगी हूँ महाराज। कौन सी बात देवी? यही कि कहीं सचमुच चंपा कली अंदर जी के उखाड़े की कोई अप्सरा तो नहीं? अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है? तुम नहीं जानते महाराज। बताओ तो सही, अपना समझती हो तो मन के भेद खोलो, और इसके बिना मैं तुम्हें क्या मशवरा दे सकूंगा? गोवर्धन दास जी ने भी संजीदा होते हुए कहा। अपना ही समझती हो महाराज, बस तो फिर दिल की बात बता दो। गोवर्धन दास तुम्हारा पुराना दास है, कभी उसकी जात से नुकसान पहुंचा? कभी नहीं महाराज। तो फिर अब भी नहीं पहुंचेगा। नुकसान की बात नहीं है महाराज, हम लोगों को धर्म से कोई खास नाता नहीं होता, पर हमारे मन में जी भगवान होते हैं। हम भी मन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अंदर जी के उखाड़े की कोई अप्सरा अगर हमारे यहाँ आ जाए तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? ओहो, ये बात है। गोवर्धन दास जी गर्दन हिलाते हुए बोले। हाँ महाराज, ये मामूली बात नहीं। मगर देवी, क्या तुम्हें चंपा कली के बारे में मालूम नहीं क्या? यही कि वो कौन है? मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? एक दलाल लाया था। कितना समय बीता? 10-12 रोज हुए, से ज्यादा नहीं हुए। क्या कहा था उसने? बस यही कि लावारिस है, इसका कोई नहीं। लड़की का रूप सबब था, इसे देखते ही महाराज मैं उसे ऊंचे दामों में खरीद सकती थी, मगर दिलाल नाथ राम ने कुछ भी ना किया, और जो कुछ मैंने उसे दिया उसे लेकर जेब में डाल लिया और चला गया। उसके बाद भी मेरे मन में खटका था, मगर लड़की ऐसी गाय निकली कि बाद जो कुछ कहा खामोशी से मान लिया, और मैंने खुद को ही बड़ा ही भगवान समझा महाराज, और अब उसका ये गुण सामने आया है। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है काशी जी? अगर वो अंदर खाड़े की ही हुई महाराज, तो तुम्हारा क्या जाएगा? क्या यह ठीक रहेगा कि वो यहाँ टके टके के आदमियों के सामने नाचे? तुम्हारे कोठे पर टके टके के आदमी तो नहीं आते, वो तो ठीक है, मगर सुनो काशी जी, तुम भी मिनश हो, और तुमने जानबूझकर कोई ऐसा काम तो नहीं किया। तुमने तो उस दलाल से पूछ लिया था, अब तुम्हें या हमें आकाश के वासियों का क्या मालूम? और फिर तुमने उसके साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं किया है? गोवर्धन दास ने कहा। बिल्कुल नहीं। बस तो ठीक है, आइंदा भी उसके साथ कोई बुरा सलूक ना हो, मगर मैं बहुत मुश्किल में रहूंगी। आखिर क्यों? आप समझते क्यों नहीं महाराज? उससे बेहतर और मैं उसके बतेरे प्रेमी और मुझसे सौदा करने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी को तो जुबान देनी होगी महाराज। उसकी आसान तरकीब है देवी जी। हाँ, वही बताएं, काशीबाई दिलचस्पी से बोली। आप चंपा कली से पूछ लें, वो अगर हाँ कर दे तो ठीक है, वरना उस पर जोर ना दें। ख्वाह सौदा कितना ही बड़ा हो, अपनी तरफ से कोई तजवीज़ पेशी ना करें। और काशीबाई सोच में डूब गई, फिर गर्दन हिलाती हुई बोली। हाँ, ये ठीक है। प्रीतमा को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था, वो अपनी आवाज़ पर भी बड़ा मान था, लेकिन बहरहाल वो दिल की बुरी नहीं थी। अच्छे घराने की लड़की थी, और उसे एक शख्स से मोहब्बत हो गई, और वह अपना घर बार छोड़कर उसके साथ चली आई। और उसने इस लड़कियों से उसकी कहानी भी इन लड़कियों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। उसका प्रेमी उसे लूटता रहा, एक निकम्मा नौजवान था, लेकिन फिर उसने उस प्रीतमा को जरिया माश बनाने की कोशिश की। प्रीतमा इस बात पर तैयार नहीं हुई और फिर उसे छोड़कर चली आई, लेकिन वह अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए दर बदर मारी मारी फिरने लगी। जहाँ गई हवस भरी वहाँ पीछा किया, और फिर एक सफ़र के दौरान उसे काशीबाई मिल गई, और उसने उसे अपने पनाह में ले लिया। और उसने प्रीतमा को साफ साफ बता दिया था कि वो कौन है। खुद प्रीतमा भी ज़माने से इतनी बददिल हो गई थी कि उसने इस तरह मंजर आम पर आकर मर्दों से इंतकाम लिया जाए, और वो तैयार हो गई। काशीबाई हसीन लड़कियों को पेश करने का ढंग जानती थी, और उसने हज़ार रुपये खर्च किए थे, इसलिए लाखों वसूल करना चाहती थी। और आजकल प्रीतमा की धूम मची हुई थी, उसकी तरबियत हो चुकी थी, उसने नाच गाना शुरू कर दिया था। चुनाचा काशीबाई के यहाँ दौलत बरसने लगी। बेशुमार लोग प्रीतमा के आशिक बन गए, लेकिन काशीबाई ने किसी से बात नहीं की, और वो किसी ऐसी असामी की तलाश में थी जो एक ही दफ़ा में उसके अखराजात को मुनाफे में बदल दे। और बिल आकर उसे एक असामी मिल गई।
ये थे सेठ गंपत राम, कपड़े के कई कारखानों के मालिक, और शहर में उनका तोती बोलता था। उनके यहाँ एक तकरीब में काशीबाई प्रीतमा को साथ ले गई और फिर प्रीतमा को उसने इस अंदाज से पेश किया कि गंपत राम दिल पकड़ कर रह गए। लेकिन एक दिलचस्प बात हुई थी कि उसका नौजवान बेटा विनोद भी प्रीतमा के तीरे नज़र से घायल हो गया था और प्रीतमा की निगाह भी उस पर ठहर गई। वो अपनी हैसियत जानती थी, लेकिन प्रकाश के बाद अगर कोई मर्द हो तो विनोद के सिवा कोई ना हो, उसने सोचा था। लेकिन काशीबाई से वो दिल का हाल नहीं कह सकी और वो हाँ इस कोशिश में ज़रूर थी कि विनोद से मुलाकात हो जाए। गंपत राम प्रीता के दीवाने हो गए थे, लेकिन वो अपनी हैसियत भी पहचानते थे। चुनाचा 10-12 दिन के बाद काशीबाई को उनका पैगाम मिला और वो अपनी नई हवेली में प्रीतमा का रक्स देखना चाहते थे। उनका आदमी काशीबाई के पास पहुंच गया और उसने गंपत राम के दिल का हाल पेश कर दिया। ओहो, शेर साहब को मेरी बंदगी अर्ज कर देना, उनसे कहना कि प्रीतमा आम तौर से कहीं नहीं जाती। उस रोज तो उसका दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं उसे साथ ले आई थी। दूसरी लड़कियों को भेजा जा सकता है, लेकिन प्रीतमा नहीं आएगी। क्या कह रहे हो काशीबाई, गंपत राम की हैसियत जानती हो? मुखचंद ने कहा। अरे हम बेहसियत लोग किसी की हैसियत की चिंता नहीं करते। जाओ और गंपा जी से कह देना कि प्रीतमा नहीं आएगी। अगर वो पसंद है तो खुद जिस दिन से जी बपा है आ जाना, काशीबाई ने बेइतनाई से कहा। इतना बड़ा आदमी यहाँ आएगा, यहाँ उससे भी बड़े आते हैं। सोच लो काशीबाई, वारे न्यारे हो जाएंगे। हमारे कुछ असूल है मुखचंद जी, हम उन्हें नहीं तोड़ते, काशीबाई ने जवाब दिया और मुखचंद चला गया। 3-4 रोज तक कोई जवाब न आया और फिर मुखचंद दोबारा आया। तुम बड़ी जिद्दी हो काशीबाई, सेठ साहब तुमसे नाराज हैं, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। तो फिर क्या तुम तैयार हो गई हो? ये मैंने कब कहा? आखिर क्या चाहती हो तुम? कुछ भी नहीं, सेठ साहब के लिए द्वार खुले हैं, जब चाहें वो हमारे मेहमान बने, उसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा, मुखचंद ने कहा, तो फिर यूं करो कि कल का दिन दूसरे तमाम तमाशबीनों की छुट्टी करो। गंपा जी तुम्हारा मुंह मांगा तुम्हें इनाम देंगे। ये नहीं हो सकता मुखचंद। क्या मतलब? तबले की थाप एक दावत होती है, हमारा शगन होता है। जब तबले पर थाप पड़ती है तो दरवाजे मेहमानों के लिए खुल जाते हैं। उस समय किसी को रोकना पाप होता है। तुम बहुत ज़िद्दी औरत हो, दूसरों के सामने वो कभी ना आएंगे। दूसरी तरकीब कोई नहीं है मुखचंद? क्या सेठ साहब ऐसे समय आए जब यहाँ दूसरे ना हों, उस समय प्रीतमा नहीं नाचेगी। तो तुम नहीं चाहती कि गंपत राम यहाँ आए? मुखचंद ने दांत पीसते हुए कहा। मन से चाहती हूँ। काशीबाई समझ गई थी कि तीर कारगर है और जख्मी तड़प रहा है और वही होगा जो वो चाहेगी, और इस तरह नुकसान कोई नहीं होता, सिर्फ कीमत बढ़ती है। मगर फिर बात क्यों नहीं मान रहे? अरे क्या जो दिया वही गंपत राम से कह देना, बस अब कान ना खाओ, काशीबाई ने नाक सकोड़ते हुए कहा और मुखचंद चला गया। फिर वही हुआ जो काशीबाई का ख्याल था। पूरे 8 दिन के बाद एक दिन गंपत राम मुखचंद के साथ आ मौजूद हुए। उन्होंने खुद को सेवा करना, बेहुदा करना पसंद कर लिया था। मुंह लटकाए शर्माए से गंपत राम आकर दूसरे मेहमानों के साथ बैठ गए, लेकिन काशीबाई ने उन्हें खसूसी तौर पर खुश आमदीद कहा और उनके लिए आम मेहमानों से हटकर एक रेशमी चादर बिछाई गई। गाँव तकिए लगाए गए और कई लड़कियां उनकी खिदमत पर मामूर कर दी गई। खुद काशीबाई उनकी खिदमत में आ बैठी थी। सरकार की आमद पर मैं खुशी से फूली नहीं समा रही, वो बोली, और उस वक़्त दूसरी 2 लड़कियां रक्स कर रही थीं। कब की दुश्मनी निकाली हमसे काशीबाई? गंपत राम बोले, हे भगवान, मैं वारी जाऊं कैसी दुश्मनी, हमें यही खिंचवा ही लिया। ये तो सरकार की कदरदानी का सबूत है। हमारी बात ही मान ली जाती तो क्या हर्ज था। हम तो जज्बों के कदरदान हैं सरकार, जज्बे आजमाते हैं। हम अपने घर पर अपने प्रेम का सबूत दे सकते हैं। नहीं सरकार, असल बात तो अब हुई है। अब शहर भर में हमारे चर्चे होंगे। कोई ये ना कहेगा सरकार चोरी करते पकड़े गए। ये तो प्रेम की बातें हैं, काशीबाई जड़ से बोली। लेकिन अब इस उम्र में हम अच्छे जी तो नहीं लगते। ये तो सिर्फ सरकार का ख्याल है। क्या ये छोटी बात है? और कम उम्र वाली प्रीतमा आपसे मिलने को तड़प रही है। क्या मतलब? आपके जितने संदेश आए उसने यही कहा कि आपकी बात मान ली जाए। अरे फिर मैंने उससे कहा कि प्रीतमा, तेरा प्रेम सच्चा है तो देख लेना कि एक दिन सरकार जरूर खींचे चलेंगे। वाकई काशी को झूठा ना समझे महाराज। तो वो भी है भगवान, वो भी हमसे प्रेम करने लगी है। अपनी आंखों से देख लेंगे तब यकीन करेंगे सरकार। मगर उसकी इतला हमें क्यों नहीं भिजवाई गई? औरत की जुबान बंद होती है महाराज। ये तो बहुत बुरा हुआ है। वो है कहाँ?
मैं उसे लेकर आती हूँ। जल्दी लाओ, हम वहाँ चलें। काशीबाई, गणपत महाराज औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए थे। नहीं नहीं महाराज, यह दाबे महफल के खिलाफ बात होगी। आप यहाँ रखें, मैं उसे अभी लाई, काशीबाई ने कहा और उठकर अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद वह प्रीतमा के सामने थी, जो श्रृंगार कर रही थी। तैयार हो गई प्रीतमा? हाँ माँ जी। मैंने गणपत सेठ की बात तो तुम्हें बताई थी। हाँ माँ जी, वो आ गया है। ओहो, प्रीतमा की आंखों में वनूद की शक्ल घूम गई और हमें उसी समय का इंतजार था पूर्ति। जी माँ जी, समय आ गया है बेटी, जब हम फायदा उठाएंगे। मुझे क्या करना है माँ जी? मैंने उससे कहा था कि तुम भी उससे प्रेम करने लगी हो और वो उसके लिए तड़प रही थी। तुम इस बात को सच कर दिखाओ बेटी, यही हमारे शिकार के तरीके हैं। ठीक है माँ जी, प्रीतमा ने ठंडी सांस लेकर कहा और उसे याद आ गया था कि वह कौन है। सिर्फ एक शिकारी औरत और सिर्फ उसी तरह जिंदा रहना है। बस अब चलो बेटी। जो आ गया माँ जी, प्रीतमा ने कहा और उसके साथ बाहर निकल आई। फिर प्रीतमा महफिल में आई तो साज रुक गए, आवाज रुक गई, सन्नाटा छा गया। उसने झुककर अदाब किया और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई काशीबाई के साथ सेठ गणपत जी के नजदीक बैठ गई। काशीबाई ने उसे शिकार के सारे गुर समझा दिए थे और फिर रक्स फिर से जारी हो गया और प्रीतमा गणपत राम के सामने बैठ गई। गणपत राम गधों की तरह मुंह फाड़े उसे देख रहा था। कैसे हैं मीर सेठ जी? प्रीतमा की आवाज उभरी और सेठ साहब चौंक पड़े। तुम कैसी हो? उन्होंने भराई हुई आवाज में जवाब दिया। हम तो रोज आपको याद करते थे महाराज, प्रीतमा ने कहा, पर दुनिया वालों ने तुम्हारा एक भी संदेश मुझे नहीं दिया। हम क्या करें? चलो अब सही, अब तो हम तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, गणपत राम ने कहा और प्रीतमा मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ रक्स खत्म हो गया था और अब तमाशाइयों ने प्रीतमा के रक्स की फरमाइशें शुरू कर दी। उठो पूर्ति, अब गणपत महाराज को कुछ सुनाओ। अभी कुछ देर बैठो पुरत, गणपत राम बोले। सारी रात पड़ी है महाराज, आपका घर है, ये सब थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। काशीबाई ने दरमियान में दखल दिया। कितना मजबूर कर दिया है तुमने हमें काशी, गणपत राम उदासी से बोले। पर हम आपके लिए नाच रहे हैं महाराज, प्रीतमा उठती हुई बोली और फिर उसने अपना हसीन रक्स पेश करना शुरू कर दिया। गाने वालियां उसके जज्बात की तर्जमानी कर रही थी और उस गाए और रक्स में पिया के इंतजार में ब्राह्मण की बेचैनी पेश की गई थी और फिर उसके आ जाने पर उसकी खुशियां। गणपत राम सरशार हो गए थे, तमाशाई दौलत लुटा रहे थे और प्रीतमा की मुस्कुराहटें फरोख्त हो रही थी। खूब दौलत बरस रही थी और उसने कई रक्स एक बार और फिर एक गीत पेश किया और उसके बाद महफल खत्म होने का ऐलान हो गया। लुटने वाले मुंह लटकाए वापस चले गए और अब सिर्फ गणपत राम रह गए थे। प्रीतमा उसके पहलू में आकर बैठ गई। गणपत राम उस पर निछावर होने लगे थे और वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। रात काफी बीत गई और प्रीतमा को नींद आने लगी। तब काशीबाई ने कहा, आप कैसे प्रेमी हैं सेठ जी, देख रहे हैं कि उसे नींद आ रही है। हाँ मगर हम क्या करें? क्या मतलब? मैं तब जीवन भर हमें नींद नहीं आएगी। आ जाएगी महाराज, चिंता ना करें। अच्छा, हम कल भी आएंगे, जब मन चाहे आए महाराज, आपका घर है। गणपत राम ने 2 थैलियां खामोशी से काशीबाई के चरणों में डाल दी। मुनासिब माल था। काशीबाई मुतमिन हो गई। गणपत राम चले गए थे लेकिन प्रीतमा काफी देर तक बेचैन रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे उसका प्रेमी निकम्मा निकला और उसने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था और उसके मन में प्रेम तो नहीं जाग सकता था, लेकिन बहरहाल उसकी पसंद तो अपनी पसंद तय करती है। लेकिन उसे बाप के आगोश में बैठना पड़ रहा था और फिर काफ़ी देर तक वो उसी बारे में सोचती रही। तब उसने एक फैसला किया कि पसंद ना तो गणपत राम की है और ना वनूद की, वो तो बाजार का माल है, जो चाहे खरीदे। रही उसकी अपनी पसंद की बात तो वे काबिल फ़रोख्त चाह है। बाप और बेटे में क्या तफरीक, चालाकी से उस तक पहुंचा जा सकता है और इस ख्याल से वो मुतमिन हो गई। सेठ गणपत राम दूसरे दिन भी पहुंच गए, तीसरे और चौथे दिन भी। वो आ रहे थे और अच्छी खासी दौलत देकर जा रहे थे और उसके बाद काशीबाई से अपनी बेचैनियों का जिक्र भी करते, लेकिन काशीबाई तो उनको भड़का रही थी। बिल आखिर एक दिन उसने खुलकर बात की, कब तक तड़पाओगी काशीबाई? आप खुद तड़प रहे हैं महाराज। क्या मतलब? क्या आप यहाँ के असूल नहीं जानते? अरे मैं क्या जानूँ, जीवन में पहले ऐसा थोड़ी हुआ है और वो तो नए खिलाड़ी हैं, यही समझ लो। क्या कुछ आपको सब कुछ बताना समझाना पड़ेगा? तो समझाओ ना। प्रीतमा कंवारी है, हाय, और वही उसका पहला मर्द बनेगा जो उसकी पूरी कीमत देगा। तो क्या मैंने जो कुछ दिया है उसकी क्या हैसियत है महाराज? आप देखते नहीं, रोज़ाना लोग आते हैं और लाखों लुटा जाते हैं,
तो फिर आप क्या देंगे प्रीतमा का, तुम ही बताओ। 1,00,000 अशरफियाँ। 1,00,000। गणपत राम के हलक में हड्डी अटक गई। हाँ महाराज, मगर मेरी इतनी हैसियत नहीं। अरे क्यों मजाक करते हो गणपत जी, शहर में कौन कौन आपको नहीं जानता। वो तो ठीक है देवी, मगर मेरा सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। ठठोल ना करे महाराज, मैं कैसे मान लूँ। सच कह रहे हूँ काशी बाई, भगवान के लिए अब जुल्म ना करो। ओहो, आप जुल्म कह रहे हैं महाराज। प्रीतमा जो कुछ है आप उसको जानते हैं। सिर गिरदारी प्रसाद उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, और पर प्रीतमा आपको चाहती है और उसकी वजह से मजबूरी है। कुछ तो रहम करो काशी बाई। तब आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं महाराज। काशी बाई गर्दन हिलाते हुए बोली, क्यों क्यों, प्रेमी तो खुशी खुशी प्राण तक दे देते हैं, और आप इस तरह सौदेबाजी कर रहे हैं। प्रीतमा सुनेगी तो उसका दिल किस कदर टूट जाएगा। अच्छा मगर ठीक है काशी बाई, मगर कुछ दिन लगेंगे। आप कुछ भिजवा दें और अपना हक पक्का कर लें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा।